क्लास 11th की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 बिगिन कर रखा था। ये सारा हम पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं। बीच में 2 बॉक्सेस हमारे रह गए थे, एक बार वो देख लेते हैं। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल से रिलेटेड है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई इजी और स्मूथ अफेयर नहीं है। और नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 1948 के बाद से नेपाल के 5 संविधान और आ चुके हैं। 1951 में, 59 में, 62 में, 1990 में, 48 का इंक्लूड करके, ठीक है। जो ये सारे संविधान हैं दे वर ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ नेपाल। लेकिन जो 1990 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन इंट्रोड्यूस कराया गया था, दो द किंग कॉन्टिन्यू टू होल्ड फाइनल पावर्स इन मैनी रिस्पेक्ट। बहुत सालों से जो नेपाल है दैट वाज फेसिंग मिलिटेंट पॉलिटिकल एजिटेशन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द गवर्नमेंट। मेन इशू जो था वो रोल ऑफ मोनार्की का था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। लोग इससे परेशान थे। कुछ ग्रुप्स थे नेपाल में जो चाहते थे कि मोनार्की को एबॉलिश कर दिया जाए और रिपब्लिक बना दिया जाए नेपाल को। अदर्स बिलीव दैट इट मे बी यूजफुल टू शिफ्ट टू लिमिटेड मोनार्की विद अ रेड्यूस्ड रोल फॉर किंग। कुछ लोग चाहते थे कि किंग का जो रोल है वो कम कर दो, लिमिटेड मोनार्की कर दो। द किंग हिमसेल्फ वॉज नॉट रेडी टू गिव अप द पावर्स, राइट। उसने जो है ही टुक ओवर ऑल द पावर्स इन अक्टूबर 2002। सारी पावर्स अपने पास रख ली थी 2002 अक्टूबर में। बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पे नेपाल में, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने डिमांड किया एक नया संविधान सभा बनाने का। ये डिमांड करते हैं वो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मयोइस जो थी वो फॉरफ्रंट में थी स्ट्रगल के कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए। फाइनली प्रेशर था इतना ज़्यादा जो है किंग के ऊपर। किंग ने जो है एक ऐसी सरकार इंस्टॉल कर दी नेपाल में, ऐसी सरकार बना दी विच वॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल द प्रोटेस्टिंग पार्टीज़, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो है किंग को उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम कर दी थी। और फाइनली 2008 में नेपाल जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था और मोनार्की को नेपाल में एबॉलिश कर दिया गया था। एंड फाइनली एक नया संविधान अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स 2015 में इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था नेपाल देश में, ठीक है। ये सारा भी कवर करवा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। हाउ वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, ये भी कवर करा चुकी हूँ। एक ये बॉक्स देख लेते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टेटमेंट है CAD में, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्राफ्ट्स बेसिकली। तो वी मस्ट मेक आर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अ सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। तो बेसिकली BR अम्बेडकर जो हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल डेमोक्रेसी भी चाहते थे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स की तरह दे रखी है, और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देखें तो वो DPSPs की तरह दे रखी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी से BR अम्बेडकर मेंट कि द वे ऑफ लाइफ जिसके अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये लोगों को मिले। और इन तीनों को हमें सेपरेटली ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को हमें ट्रिनिटी मान के डील करना चाहिए। एंड दे फ्रॉम द यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बेसिकली कि अगर इक्वालिटी नहीं है तो बाकी दो भी नहीं होगी, तो तीनों होनी चाहिए, जो कि एक वेरी पर्पस है डेमोक्रेसी का। लिबर्टी को आप इक्वालिटी से सेपरेट नहीं कर सकते, सिमिलरली इक्वालिटी को आप लिबर्टी से सेपरेट नहीं कर सकते, लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों को आप फ्रेटर्निटी से सेपरेट नहीं कर सकते। बिना इक्वालिटी के लिबर्टी जो है उसमें जो है सुप्रीमेसी हो जाएगी कुछ इंडिविजुअल्स की, तो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट यहाँ पे हिंडर हो जाएगा। इक्वालिटी के बिना जो लिबर्टी है वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव को किल कर देगी। और विदाउट फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी दे कुडंट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली ये बात बोली गई थी कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को तीनों को साथ लेके चलना चाहिए डेमोक्रेसी, बेसिकली सोशल डेमोक्रेसी एक देश में इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो माउंट बैटन प्लान था, बेसिकली पार्टीशन प्लान जो था, जो कि 3 जून 1947 को आया था। जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसे पार्टीशन हो गया था ब्रिटिश इंडिया का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जो संविधान सभा के मेंबर्स थे ऑब्वियसली वो भी डिवाइड हो गए थे। जो पाकिस्तान वाले एरिया से चुने गए थे वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए थे। तो आफ्टर पार्टीशन जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो 299 रिड्यूस हो गए थे। पहले कितने थे पार्टीशन से पहले, कॉमेंट सेक्शन में बताना।
ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको याद करना कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और 284 मेंबर्स वर प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950 और 1950 24 जनवरी को साइन हो गए थे। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया गया था और इनटू फोर्स ये आया था 26 जनवरी 1950 के टाइम पे। अगर आप देखो उस टाइम पे पार्टीशन सारा काम चल रहा था, कितना ज़्यादा वॉर वायलेंस उस टाइम पे था और उस टाइम पे हमारी संविधान सभा ने जो है संविधान हमारे लिए बनाया था। तो बेसिकली एक ट्रिब्यूट ये है कि जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने पार्टीशन के टाइम पर इतने इमेंस प्रेशर के टाइम पर जो है संविधान को ड्राफ्ट किया था। साथ साथ जो राइट लेसन्स जो हमने उस वायलेंस से सीखे थे या जो बाकी वर्ल्ड में जो रेवोल्यूशंस थे वो सीखे थे, उनको भी संविधान में हमने डाला था। तो ये जो लाइन अब पढ़ती हूँ ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स एक बार लास्ट में डिस्कस कर लेंगे बुक ख़त्म होने के बाद, ठीक है। अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू अ न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ पर है, वेयर नॉट ओनली वुड माइनॉरिटीज़ बी सिक्योर बट रिलीजियस आइडेंटिटी वुड हैव नो बियरिंग ऑन सिटीजनशिप राइट्स। ऑब्वियसली हमारा देश सेक्युलर है और किसी भी एथनिक बेस पे या किसी भी रिलीजियस बेस पे हम लोगों को सिटीजनशिप नहीं देते हैं और माइनॉरिटीज़ के लिए भी प्रोटेक्शन हमारे संविधान में मेंशन करी गई है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, वो कैसे एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। तो देखो, उसके जो मेंबर्स हैं बेशक वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से इलेक्टेड नहीं थे, बट स्टिल देयर वाज अ सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। जो मेंबर्स थे ऑफ ऑल द रिलीजन्स, दे वर गिवन रिप्रेजेंटेशन अंडर द स्कीम जो ऊपर हमने पढ़ी है कैबिनेट मिशन प्लान, उसके अकॉर्डिंग जो है हर रिलीजन के और हर एरिया के लोग संविधान सभा में शामिल थे। 28 मेंबर्स बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट के भी संविधान सभा में थे। और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो कांग्रेस जो है ऑब्वियसली उसके मेंबर्स असेंबली को डोमिनेट करते थे। 82% सीट्स जो है असेंबली में आफ्टर पार्टीशन कांग्रेस के पास थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, बिकॉज 82% सीट्स कांग्रेस की थी इधर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। कांग्रेस जो उस टाइम की कांग्रेस थी वो खुद में ही बहुत ज़्यादा डाइवर्स पार्टी थी कि इट मैनेज टू एकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल द शेड्स ऑफ ओपिनियन विद इन इट। तो इसलिए हम कह सकते हैं, ईजीली कह सकते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी बेसिकली वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। यहाँ से एक यही क्वेश्चन बनता है। बाकी जो कैबिनेट मिशन प्लान मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में, ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। देखो, अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सिर्फ इस फैक्ट से नहीं आती कि जो बॉडी है नॉट परफेक्टली बट रिप्रेजेंटेटिव तो थी, ठीक है। अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो इस चीज़ से आती है कि उसने किस प्रोसीजर से संविधान को फ्रेम किया था, राइट, क्या वैल्यूज़ थी उनके मेंबर्स की, ठीक है। अब एक असेंबली है, अगर वो कहती है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसका मतलब उसके अंदर डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सिर्फ पार्टिसिपेट ना करें बट अपनी आइडेंटिटी, अपनी कम्युनिटी जो है सिर्फ उसको शो ना करें, साथ साथ डेलिब्रेशंस करें, डिस्कशंस करें किसी टॉपिक पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताएं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हमारी संविधान सभा में भी थे, डिफरेंट टॉपिक्स पे डिसएग्रीमेंट्स थी मेंबर्स के बीच में, एंड फ्यू ऑफ दीज डिसएग्रीमेंट्स कुड बी ट्रेस टू मेंबर्स प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट, राइट। लेजिमिटेड डिफरेंस थे लोगों के बीच में, प्रिंसिपल्स के बीच में डिफरेंसेस थे कि इंडिया को सेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए या डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करना चाहिए, क्या रिलेशंस होने चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में, जुडिशरी की पावर क्या होनी चाहिए, शुड दी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट दी प्रॉपर्टी राइट्स। ऑलमोस्ट एवरी इशू जो भी था उसको बहुत ही सोफेस्टिकेशन से सॉल्व करा गया था, सोफेस्टिकेशन से डिस्कस किया गया था, जिसकी वजह से हमारी जो आज की मॉडर्न स्टेट है, जो मॉडर्न इंडिया है, वो बन पाया है। एक प्रोविज़न था उस टाइम पे संविधान पे जो बिना किसी डिबेट के पास हो गया था, और वो था यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसका मतलब हर एक एडल्ट सिटीज़न, बेशक उसकी कोई भी मतलब कास्ट हो, कुछ भी रिलीजन हो, कुछ भी सेक्स हो, एक कितनी भी उनके पास इनकम हो, मतलब कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन, जेंडर, इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स, एक सर्टेन एज पे पहुंचने के बाद वो वोट कर सकता है, ठीक है। इस पर कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ था, बिकॉज एवरीवन इसके वॉज इन द डिसीजन, फेवर में थे सब लोग इसके, इस
आपके इस टॉपिक के कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पास होना चाहिए, सब इसके फेवर में थे। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जो संविधान सभा में डिस्कस नहीं करा गया था, एंड सब मानते थे कि राइट टू वोट सबको मिलना चाहिए। नथिंग कैन बी अ बेटर टेस्टामेंट टू द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ दिस असेंबली। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, ये सब लोग मानते भी थे उस टाइम पे। और ऐसा नहीं था कि ये लोग जो है आपस में डिस्कस कर लिया और ठीक है अपने बना दिए, इन्होंने संविधान बना दिया। पब्लिक के सपोर्ट में ये चीज़ें बनाते हैं, जिसको हम पब्लिक रीज़न बेसिकली कहते हैं। कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंगेज्ड इन व्हाट वन माइट कॉल पब्लिक रीज़न, राइट। तो बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन होती थी, लाइन टू लाइन, क्लोज टू क्लोज संविधान जो है संविधान सभा में पढ़ा गया है, उस पर फिर वोटिंग हुई है, लोग सहमत हुए हैं, तब जाके एक जो आपका लॉ है वो संविधान में बना है बेसिकली। तो ये जो डिबेट्स थे, they deserve to be memorialized as one of the most significant chapters in the history of constitution making, equal in the importance to the French and American revolutions। इस लाइन को यूज़ कर सकते हो आंसर्स में आप, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्रोसीजर्स। एक ये पिक्चर देख लो, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ग्रीटिंग ईच अदर। ये बेसिकली लाइन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कि आई हैव रियलाइज्ड एज नोबडी एल्स कुड हैव विद दैट zeal and devotion the members of the drafting committee and especially its chairman Dr. Ambedkar, in spite of his indifferent health, have worked. We would never make a decision which was or could be ever so right as when we put him on the drafting committee and made him its chairman. He has not only justified his selection but has added lustre to the work which he has done. In this connection, it would be invidious to make any distinction as among the other members of the committee. I know they have all worked with the same zeal and devotion as its chairman, and they deserve the thanks of the country. अब बिगिन करते हैं ये वाला टॉपिक। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें 8 मेजर कमिटीज़ थी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। यूजुअली इन कमिटीज़ के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या B.R. अम्बेडकर ही होते थे। आपस में भी कई बार सहमत नहीं होते थे एक दूसरे के व्यू पॉइंट से। जैसे कि हम बात करें अम्बेडकर की, कई सारे जो हैं उनके साथ गांधी के साथ उनके व्यू पॉइंट्स मैच नहीं होते थे। पटेल और नेहरू भी कुछ इश्यूज़ पे डिसएग्री करते थे, फिर भी उन्होंने साथ में काम किया है। तो हर एक कमेटी जो थी, हर एक जो ये 8 बेसिकली कमेटी थी, हर एक कमेटी डिफरेंट टॉपिक्स पे लॉज बनाती थी, डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रोविजंस बनाती थी, और फिर उन टॉपिक्स के जो प्रोविजंस या जो भी बनाते थे वो एक टॉपिक से रिलेटेड लॉज या प्रोविजंस, वो फिर डिबेट होती थी उन टॉपिक्स के ऊपर संविधान सभा में। तो इतना डिटेल्ड काम हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हमारा। तो बेसिकली ये चीज़ था कि अगर कोई प्रोविज़न आ रहा है तो उस पर सब एग्री कर लें कि कुछ ना कुछ कंसेंसस निकल जाए, कंसेंसस से कुछ ना मतलब डिस्कशंस करके कुछ ना कुछ निकल जाए कि इस लॉ को हम इस तरह से डाल देंगे अपने संविधान में। कई मुद्दों पर जो है वोटिंग से भी हमने डिसीजंस लिए हैं कि जो ये लॉ है, ये प्रोविज़न है, ये फ्यूचर ऑफ इंडिया के लिए सही है या नहीं है। तो इतना लंबा जो ये प्रोसीजर था, उसके बाद जाकर हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का जो है वो बना है। तो असेंबली जो है वो 166 डेज़ के लिए मिली थी, विच इज़ स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months, यानी कि 2 साल 11 महीनों में हमारा संविधान बना है। और ये उसमें जो है असेंबली जो है इस टाइम में 166 डेज़ के लिए मिली थी। और जो सेशंस हैं दे वर ओपन टू द प्रेस एंड पब्लिक अलाइक। प्रेस से भी डिस्कशन होता था, पब्लिक से भी उनकी राय मानी ली जाती थी, तब जाके संविधान बना है। और देखो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि संविधान बनाना स्टार्ट किया, बैठे और आज कर लिया स्टार्ट, नहीं। कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ तो हम सोच के बुक लिखना स्टार्ट करते हैं ना। कोई भी बुक अगर हम लिखते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स हम सोचते हैं, कुछ वैल्यूज़ हम सोचते हैं कि ये वैल्यूज़ हम इस बुक में दिखाएंगे, ऑनेस्टी की, इस टाइप की चीज़ हम सोच के तब बुक लिखते हैं। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स है, वो इनहेरिट करी थी नेशनलिस्ट मूवमेंट से। जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस टाइम ने हमने सोचा कि हमारी भारत की सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या वैल्यूज़ उसके अंदर होनी चाहिए, किस तरह की इनइक्वालिटीज़ को हम हटाएंगे अपने देश से। और इस सब के आंसर्स जो हैं वो संविधान में फिर दिए थे आगे। तो जो बेस्ट समरी है इन प्रिंसिपल्स की, इन वैल्यूज़ की, जो कि हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट से गेन करी थी, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन्ड है। एंड द रेजोल्यूशन दैट डिफाइन द एम्स ऑफ द असेंबली, बेसिकली वो एक ये रेवोल्यूशन था जो कि नेहरू लेके आए थे 1946 में। इस
रेजोल्यूशन में एस्पिरेशंस और वैल्यूज़ मेंशन थे, जो कि हम सोचा था कि ये अपने अपने संविधान में हम अपने अपने संविधान में हम ये डालेंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा था कि लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी के बारे में, कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, अपने संविधान में हम ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमारा संविधान है, इट इज़ नॉट मेयरली अ मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, लेकिन एक मॉरल कमिटमेंट भी हमारे संविधान में है टू स्टैब्लिश अ गवर्नमेंट दैट विल फुलफिल द मैनी प्रोमिसेस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्ड बिफोर द पीपल। ठीक है, तो ये जो लाइन है काफ़ी अच्छी लाइन है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, इवन एक मॉरल कमिटमेंट देते हैं हमारा संविधान सरकार को कि जो लोगों की नीड्स थी, एस्पिरेशंस थी आफ्टर द नेशनलिस्ट मूवमेंट, वो हम लोगों को प्रोवाइड करवाएं। तो इस लाइन को आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स पढ़ लो। इंडिपेंडेंट, सॉवरेन, रिपब्लिक इंडिया, यूनियन होना चाहिए, एंड ये पढ़ लो जितने भी पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट तो नहीं है खैर, बट जस्ट गो थ्रू इट वंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। सो ये बेसिकली आपका थर्ड फैक्टर है दैट इंश्योर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक प्रिंसिपल सरकार का ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो सरकार है वो आपकी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए एंड शुड बी कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था टू इवॉल्व द राइट बैलेंस बिटवीन द वेरियस इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अपनाई थी। फेडरल अरेंजमेंट अपनाया था, जिसको क्वासी फेडरल बेसिकली बोलते हैं। कि जो गवर्नमेंटल पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी आपके लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पे। ठीक है, और बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि डिवीज़न कर दिया आपने, फेडरल सिस्टम लगाया आप, ये सब चीज़ें करी हैं बेसिकली। और हमारे संविधान में जो है, बाहर के देशों से संविधान जो है उनसे बहुत सारे प्रोविजंस हमने ऐड किए हैं, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ से कॉपी कर रहे हो डाल दिए, नहीं, उन पर डिबेट्स हुए हैं। इंडिया के जो सूट करे, इंडिया को जो सूट करे, उस तरह से हमने जो है उन पॉइंट्स को अपने संविधान में ऐड किया है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमने क्या क्या लिया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, DPSPs आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड से लिए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, USA से चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, कंक्लूजन एक बार रीड कर लेना। जो चैप्टर में बेसिक चीज़ें थी ना, वो पहले पार्ट्स में कवर करा दिया मैंने आपको। इस पार्ट में कुछ है ही नहीं इंपॉर्टेंट, बस एक ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से हमने क्या लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन वाला, कि संविधान सभा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, एक दो वर्ड में क्वेश्चन आ गया तो। कैसे हमने अपनी जो वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट से ली थी। थोड़ा बहुत छोटा क्वेश्चन आ सकता है उससे भी, बस। और तो कुछ इस वाली वीडियो में ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, बिल्कुल बेसिक थी, जल्दी जल्दी मैंने आपको करवा भी दी है, रीड कर लेना एक बार बस।